गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कब जब ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं भाई, तो उस दौरान हमें कुछ टीम प्रिपेयर करनी पड़ती है। ओटी के अंदर टीम तो होती है ना, कोई अकेला डॉक्टर तो वहां पे या सर्जन तो ऑपरेशन करेगा नहीं, उसको भी असिस्ट करने वाला भी डॉक्टर चाहिए, एनेस्थीसिया देने वाला एनेस्थेटिस्ट चाहिए, स्क्रब नर्स चाहिए, सर्कुलेटरी नर्स चाहिए, वहां पे काम करने वाले जो अदर इंसान, मतलब उसके अंदर कुल मिला के आपको क्या करने हैं, 7-8 वहां पे पर्सन्स की जरूरत पड़ती है। कब? जब आप ऑपरेशन करने जा रहे हो। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस किसके बारे में करेंगे? सर्जिकल टीम में कौन कौन होते हैं और एनेस्थीसिया क्या होता है। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो क्या है? सर्जिकल टीम। क्या है पहला टॉपिक? सर्जिकल टीम। इस सर्जिकल टीम के अंदर कौन कौन आते हैं? जैसे एक तो सर्जन हो गया भाई, डॉक्टर सर्जन हो गया, सर्जन को असिस्ट करने वाला असिस्टेंट सर्जन हो गया, समझ में आ रहा है। एनेस्थेटिस्ट हो गया एक। एनेस्थेटिस्ट के बाद में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट कौन सी होती है? स्क्रब नर्स, सर्कुलेटरी नर्स, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट और रेजिडेंट्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सर्जिकल टीम में इंक्लूड होते हैं। 5-6-7-8 बंदे होते हैं जो सारे मिलके क्या करते हैं? ऑपरेशन थिएटर के अंदर होने वाले ऑपरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। एनेस्थीसिया हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्या आ गई हमारा सर्जिकल टीम। अगर इस सर्जिकल टीम के अंदर 1 बाय 1 देखेंगे तो टीम मेंबर कौन कौन होते हैं भाई? सर्जरी के प्रकार के आधार पर सर्जिकल टीम में जो सदस्यों की संख्या अलग अलग हो सकती है भाई। अगर आप मेजर सर्जरी कर रहे हो तो थोड़ी ज्यादा जरूरत है, माइनर में कम जरूरत पड़ रही है, किसी ऐसे पार्ट की लोकल सर्जरी कर रहे हो तो भी कम की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? सर्जरी के प्रकार पर डिपेंड करेंगी कि किस प्रकार की सर्जरी है, और उसी सर्जरी के आधार पर टीम है वो डिसाइड की जाती है। समझ में आया? तो ये मोस्टली जो सर्जिकल टीम में सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं? पहला तो है हमारा सर्जन जो मेन, दूसरा असिस्टेंट सर्जन जो उसको असिस्ट करेगा, असिस्टेंट सर्जन सर्जन के नीचे काम करता है बट वो उसको असिस्ट करता है भाई। एक तो हो गया सुप्रीडेंट और एक होता है असिस्टेंट सुप्रीडेंट। होता है कि नहीं होता है? इनकी एब्सेंस में यही तो काम करते हैं, बट ये दोनों यहाँ सर्जरी के दौरान दोनों काम करेंगे। ये मेन सर्जन हो गया और ये असिस्टेंट सर्जन हो गया जो इसको असिस्ट करेगा। एक हो गया एनेस्थेटिस्ट जो एनेस्थीसिया लगाता है। समझ में आ रहा है? एनेस्थेटिस्ट कौन होता है? जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? एनेस्थीसिया लगाया जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या लगाया जाता है? एनेस्थीसिया लगाया जाता है, उसको बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट। स्क्रब नर्स वो नर्स होती है, ध्यान से सुनना, स्क्रब नर्स कौन सी नर्स होती है? वो नर्स होती है जो ऑपरेशन के दौरान सर्जन को जिन जिन उपकरणों की जरूरत पड़ती है वो स्क्रब नर्स के द्वारा उनको दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन के दौरान सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी के दौरान कटिंग सीजर्स की जरूरत पड़ी तो डॉक्टर आके नहीं लेके जाएगा उस ट्रॉली बैग से, नहीं, वहां पे खड़ी वो स्क्रब नर्स क्या करेगी? उसको देगी। समझ में आ रहा है? चीज समझ में आई? सर्जन क्या कर रहा है? ऑपरेशन कर रहा है। वो असिस्ट कौन कर रहा है? जूनियर सर्जन मान लो चाहे असिस्टेंट सर्जन मान लो, वो उसको असिस्ट कर रहा है कि कुछ ऐसी चीज होने वाली भी तो वो उसका हेल्प करेगा, सहायता करेगा। स्क्रब नर्स कौन होती है? जब ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को जिस जिस चीज की नीड रहेगी वो वहां पे वो नर्स क्या करेगी? उसको अप्लाई करवाएगी। जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो चीजें कौन देगी? स्क्रब नर्स उसको देगी। उसी को बोलते हैं स्क्रब नर्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? सर्कुलेटरी नर्स। सर्कुलेटरी नर्स कौन होती है? वो नर्स होती है जो क्या करती है? इनके द्वारा जो भी स्टेराइल जो फील्ड होता है भाई, स्टेराइल फील्ड होता है उसके बाहर तो ये कार्य करती है। और ये नर्स क्या करती है? जो भी सर्जन, स्क्रब नर्स तथा ऑपरेटिंग रूम के बाहर जितने भी जो भी लोग हैं काम करने वाले, वो उनको क्या करती है? सप्लाई करवाती है।
भाई सर्कुलेटरी नर्स का मतलब क्या होता है, वो नर्स जो चारों तरफ घूमती है, ऐसे नहीं ओटी से बाहर निकल के जनरल वार्ड में चली गई, मतलब उस ओटी के अंदर 3 एरिया बताए थे मैंने भाई, बताए थे ना, रेस्ट्रिक्टेड, सेमी रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड। ये सर्कुलेटरी नर्स क्या करती है, आपके सर्जन को, आपकी स्क्रब नर्स को और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जैसे उसके घर वाले खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, और उसके अंदर भी एक और नर्सिंग स्टाफ खड़ा रहता है, तो वो उनको इंफॉर्मेशन, जो चीजों की जरूरत होती है उनका आदान प्रदान, सारी हेल्प जो करवाई जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, सर्कुलेट। ये एक जगह पे नहीं टिकी रहती, वो पूरे ओटी के अंदर जितने भी उसके एरिया हैं ओटी के, उन सब के अंदर घूम फिर के डॉक्टर की और स्क्रब नर्स की क्या करती है, सहायता करती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये कौन होती है? सर्कुलेटरी का मतलब ही क्या होता है, बस एक जगह नहीं टिके रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, यहाँ इस चीज की जरूरत पड़ी वहां से लेके आ गई, यहाँ दे दी। समझ में आ रहा है? यहाँ कोई चीज की इंफॉर्मेशन देनी हो, बाहर पहुंचानी हो, तो स्क्रब नर्स काम छोड़ के नहीं जाएगी, सर्कुलेटरी नर्स बाहर इंफॉर्मेशन देगी। तो इन सब के बीच में एक माध्यम का काम कौन करती है, सर्कुलेटरी नर्स। सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट, जो भी टेक्नोलॉजिस्ट है, मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह कि चलते चलते बीच में खराब हो गए कुछ नहीं, वो भी वहां पे तुरंत साथ में ही क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। और रेजिडेंट्स, जो पेशेंट के घर वाले वगैरह सब क्या रहते हैं, बाहर खड़े रहते हैं। ये सारे क्या हो गए, सर्जिकल टीम। इज दैट क्लियर कि सर्जिकल टीम कौन कौन सी होती है? एक हो गया सर्जन, एक हो गया असिस्टेंट सर्जन, एक क्या हो गया एनेस्थेटिस्ट, स्क्रब नर्स, सर्कुलेटरी नर्स, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट और रेजिडेंट्स। ये सारे क्या होते हैं, सर्जिकल टीम के सदस्य होते हैं। समझ में आया? सर्जिकल टीम के सदस्य कौन कौन से होते हैं? ये 6-7 जने होते हैं। निर्भर किस पे करेगा, सर्जरी के प्रकार पे भी निर्भर करता है। अगर ज्यादा बड़ी सर्जरी हो तो ज्यादा की जरूरत पड़ती है, कम बड़ी सर्जरी मतलब थोड़ी माइनर सर्जरी हो तो टीम की कम जरूरत पड़ती है। इज दैट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? कई कई सर्जरी तो ऐसी होती है जिनके अंदर 4-4 डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, 4-4 सर्जन की जरूरत पड़ जाती है। समझ में आ रहा है? ये सारे क्या होते हैं, सर्जिकल टीम के सदस्य होते हैं। सर्जन जो क्या है, मैन है, हेड है वहां पे, वो ऑपरेशन कर रहा है, इसको ये कौन कर रहा है, सहायता, असिस्टेंट सर्जन जो उसको असिस्ट कर रहा है, ये क्या करेगा, एनेस्थीसिया लगाएगा, किसको, पेशेंट को। भाई बिना एनेस्थीसिया लगाए पेशेंट चीर फाड़ करने देगा क्या आपको? अरे जब चाकू लगता है ना जरा सा, उसमें भी हम चिल्ला देते हैं, वहां तो उसका पेट फाड़ा जाएगा, उसकी टांगे काटी जाएंगी, उसका हाथ काटा जाएगा, उसका सिर क्या कर रहे हो, कट लगाया जाएगा। करने देगा क्या वो? नहीं। क्या करना है उस इंसान को, सुन करना है, सुला देना है आराम से। वो किसके थ्रू होगा, एनेस्थीसिया के थ्रू। स्क्रब नर्स वो हो गई जो इनकी क्या करेगी, मदद करेगी, क्योंकि जो जरूरत होती है वो सारे इंस्ट्रूमेंट उठा उठा के दे देती है। सर्कुलेटरी नर्स ऑपरेशन रूम के, ओटी के और जो उसके बाहर का जो एरिया होता है उनके बीच में क्या करती है, सहायता करती है। बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर, अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर। ये नहीं है कि बाहर जाके बता देगी ऑपरेशन तो सही नहीं हुआ है, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका बहू, आपका पोता जो भी है खत्म हो गया है, हमारे डॉक्टर सही नहीं है, ऐसी नहीं रहे। जो जरूरत की चीजों के लिए जिन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है वो क्या करती है, स्क्रब नर्स और सर्जन की जरूरत या उनकी नीड्स को, और जब उनकी सहायता करनी होती है तो उनको क्या करती है, हेल्प करती है। ये सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में कि मतलब जो भी मशीन वहां पे लगी हुई हैं उनके अंदर कोई दिक्कत विक्कत वगैरह कुछ भी नहीं आए तो उनको आप क्या बोलते हैं, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट। और एक हो गया कौन, रेजिडेंट। ये सारे क्या हो गए, किसके अंदर आते हैं, इंक्लूड होते हैं ये सर्जिकल टीम के अंदर। अगर यहाँ हम बात करें किसके बारे में कि भाई सर्जरी का टाइप कौन कौन सा होता है, अभी हमने बात की थी ना, सर्जरी के प्रकार के आधार पर भी क्या करता है, निर्भर करता है, किसका, सर्जिकल टीम का। यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो क्या है, मेजर सर्जरी।
क्या है भाई? फर्स्ट वन, मेजर सर्जरी। इस प्रकार की सर्जरी में शरीर का एक बड़ा भाग इन्वॉल्व होता है। इस प्रकार की सर्जरी में शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व होता है और इस प्रकार की सर्जरी में रोगी को रिस्क भी बहुत ज्यादा रहते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते। मेजर सर्जरी किसको बोलते हैं? जिसमें शरीर का बहुत बड़ा भाग इन्वॉल्व होता है, इसमें ज्यादा रिस्क होते हैं और ऑपरेशन के बाद में भी इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसको बोलते हैं मेजर सर्जरी। नेक्स्ट वन क्या होती है? माइनर सर्जरी। इस प्रकार की सर्जरी में शरीर का एक छोटा भाग इन्वॉल्व होता है। सर्जरी में मेजर सर्जरी की तुलना में रोगी को कम रिस्क रहता है। भाई मेजर में तो रिस्क ज्यादा थे, बट इस सर्जरी के अंदर रिस्क क्या होते हैं? कम होते हैं, कम रिस्क होते हैं तथा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जटिलताएं भी, अरे दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। भाई मेजर के अंदर जो चीजें होने वाली है वो माइनर के अंदर नहीं होंगी। समझ में आ रहा है? मेजर के अंदर रिस्क भी ज्यादा, कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा और भाग भी शरीर का बहुत बड़ा इंक्लूड होता है। माइनर में छोटा भाग इंक्लूड होता है, रिस्क भी कम होता है और जटिलताएं भी, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। आपातकालीन और इमरजेंसी सर्जरी। भाई इमरजेंसी सर्जरी का मतलब होता है, ना आपको पता था ना डॉक्टर को पता था, अचानक से क्या आ गई? इमरजेंसी आ गई। जब अचानक किसी लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर रोगी की जान बचाने हेतु आपातकाल में, इमरजेंसी में जो सर्जरी की जाती है उसी को क्या बोलते हो? इमरजेंसी सर्जरी। अरे पेशेंट के साथ में अचानक से क्या आ गई? लाइफ थ्रेटनिंग, जीने मरने की कंडीशन एक साथ आ गई, या तो मरेगा या जिंदा रहेगा। अगर सिचुएशन आ गई तो उस दौरान उस पेशेंट की जो सर्जरी करेंगे इमरजेंसी में, उसको आप बोलते हो इमरजेंसी सर्जरी। और इस प्रकार की सर्जरी के दौरान प्री ऑपरेटिव पीरियड की अवधि बहुत कम होती, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा। अरे टाइम कहाँ मिलेगा? अचानक से आया आपके पास तो पेशेंट, भाई हार्ट का पेशेंट, मान लो किसी को क्या हो गया? हार्ट अटैक आ गया। क्या हो गया? हार्ट अटैक आ गया। तो क्या आप अब उस पेशेंट को दोगे क्या कि नहीं आप ये करो, आप वो करो, फलाना करो, ढिकना करो? अब भाई खाना भी खाया हुआ है वो, तो उसको थोड़ा ना पता था कि मैं तो, मेरे को हार्ट अटैक आएगा तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मेरे तो ऑपरेशन होगा। उसने तो खा लिया। तो वहां पे एनजी ट्यूब क्या बोलते हैं, सक्शनिंग कर करके उसका पूरा पेट खाली करवाया जाता है, कुछ भी कंटेंट्स अंदर नहीं रखे जाते हैं, सारा कुछ खाली करवा के तुरंत उसकी सर्जरी की जाती है। समझ में है आप लोगों को? यहाँ पे उनके पास टाइम नहीं है कि हम पेशेंट को सिखाने बैठ जाए, वहां पे पेशेंट की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो होती है इमरजेंसी सर्जरी। एक होता है प्लांट सर्जरी। डॉक्टर ने कहा आपकी 16 तारीख को सर्जरी होनी है, उसको बोलते हैं प्लांट। समझ में आ रहा है? भाई एक पेशेंट है, उसको कोई बीमारी है, मान लो ऐसी बीमारी है जो जान तो नहीं ले रही, बट खतरा तो है, धीरे धीरे तो बढ़ रहा है। बट वो क्या करे भाई, घर पे कोई फंक्शन आ गया, बेटी की शादी है, डॉक्टर साहब बेटी की शादी होने के बाद में मैं तो ऑपरेशन करवाऊंगा। डॉक्टर ने कहा ठीक है अगले महीने की आप इतनी तारीख को आ जाना, हम इतनी तारीख को ऑपरेशन। वो क्या हो गया? डेट फिक्स हो गई, उसी डेट को जो ऑपरेशन करेंगे उसको बोलते हैं प्लांट। इस प्रकार की सर्जरी के लिए रोगी तथा सर्जरी के समय का निर्धारण काफी समय पहले ही कर लिया जाता है। भाई रोगी के द्वारा और डॉक्टर के द्वारा सर्जरी का निर्धारण काफी समय पहले ही क्या कर लिया जाता है? निर्धारित कर लिया जाता है कि इस टाइम आपकी सर्जरी होने वाली है। समझ में आ रहा है? और इस प्रकार की सर्जरी के दौरान प्री ऑपरेटिव पीरियड के लिए तो बहुत टाइम बचा है, आराम से आप उसको जितना मर्जी हो गाइड करो, जितना मर्जी हो उसको पढ़ा लिखा दो। समझ में आ रहा है? पढ़ा लिखाने का मतलब होता है कि ऑपरेशन के दौरान उसको किसी भी प्रकार का डर ना लगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपके पास तो टाइम पड़ा है।
समझ में आ रहा है? पेशेंट को अच्छे से मेंटली फिजिकली फिट कर सकते हो, इतना टाइम पड़ा आपके पास। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है? प्लान्ड सर्जरी भाई, जिसमें ज्यादा रिस्क हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो और ज्यादा भाग इन्वॉल्व हो मेजर, जिसमें सब कुछ कम हो माइनर। इमरजेंसी सिचुएशन में इंसान की जान बचाने की आपके पास कंडीशन आ गई हो, इमरजेंसी बोलते हैं। और प्लांट के अंदर पहले ही टाइम डिसाइड करके रख लो कि एक अगले महीने की इस तारीख को आपका ऑपरेशन होना है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? प्लांट सर्जरी। अगर यहां हम नेक्स्ट की बात करें, इलेक्टिव सर्जरी, कौन सी आ गई? इलेक्टिव सर्जरी। नेक्स्ट सर्जरी कौन सी है आपकी? इलेक्टिव सर्जरी। अगर इस इलेक्टिव सर्जरी के बारे में हम बात करेंगे तो इलेक्टिव सर्जरी क्या होती है? इस प्रकार की सर्जरी रोगी की वेलबींग के लिए की जाती है, लेकिन वास्तविकता में उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है? ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं थी, पर फिर भी वो ठीक हो जाए। भाई इतना ज्यादा जरूरी नहीं था कि ऑपरेशन करना ही है, नहीं, आप नहीं भी करोगे तो दवाइयों से ठीक कर दोगे। बट अगर वो क्या हो कि नहीं, ऑपरेशन करके एक बार में बीमारी खत्म करो, उसको बोलते हैं इलेक्टिव सर्जरी। समझ में आ रहा है कि पेशेंट की वेलबींग को ठीक करने के लिए की जाती है, पर वास्तविकता में इस प्रकार की सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। समझ में आ रहा है? पेशेंट पे ऑपरेशन करने की जरूरत तो नहीं थी, बट वो चाहता है कि मैं बार बार दवाइयां लूं, फलान करूं, ये करूं, इससे बेटर है एक बार में ही क्या करो, काम खत्म कर दो। एक होता है क्यूरेटिव सर्जरी। क्यूरेटिव का मतलब होता है किसी रोग विशेष को उपचार हेतु की जाती है। क्यूरेटिव का मतलब होता है किसी एक बीमारी को ठीक करने हेतु की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए अपेंडिसाइटिस। भाई आप बोलते हो ना अपेंडिक्स के अंदर क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए दर्द कितने दिन तक सहन करेगा? क्योंकि ये बीमारी ऐसी है 10 दिन में 5 दिन में क्या हो सकती है? अपेंडिक्स फट सकती है। तो इस बीमारी से बचाने हेतु, उसके फटने से हेतु, उस रोग को खत्म करने हेतु हम क्या करते हैं? इस प्रकार की सर्जरी करते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या करते हैं? अपेंडिक्स को बाहर निकाला जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट नंबर होता है डायग्नोस्टिक सर्जरी। डायग्नोस्टिक सर्जरी का मतलब क्या होता है? किसी रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हेतु, अरे कि इस इंसान में किस प्रकार का रोग है उसके बारे में जानकारी लेने हेतु हम इस प्रकार की सर्जरी करते हैं। किसी रोग के जांच हेतु की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे लेप्रोटोमी के दौरान व्यक्ति के रोग में जो डायग्नोसिस हेतु एब्डोमेन पे एक इंसिजन लगाया जाता है, उसको बोलते हैं लेप्रोटोमी। अरे लेप्रोटोमी का मतलब होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, टोमी का मतलब क्या होता है? ओपनिंग, एक इंसिजन लगा दिया आपने। और एक होता है एक्टोमी। क्या? एक्टोमी। एक्टोमी का मतलब क्या होता है? रिमूव। क्या? रिमूव, किसी भी ऑर्गन को रिमूव करना या किसी ऑर्गन को ओपन करना। तो यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक सर्जरी है, उस सर्जरी में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम एब्डोमेन में एक इंसिजन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक इंसिजन लगा रहे हैं। वो इंसिजन हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें उसके एब्डोमेन की बीमारी का पता चल जाए। समझ में आ रहा है? एब्डोमेन में हम कोई कट इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें उसके एब्डोमेन पे क्या बीमारी है, उसके जीआईटी में क्या बीमारी है, उसके बारे में आपको पता चल जाए। उसको बोलते हैं लेप्रोटोमी। और कौन सी? डायग्नोस्टिक सर्जरी। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्या बोलते हैं हम लोग? रिस्टोरेटिव सर्जरी। इस प्रकार की सर्जरी के दौरान किसी डैमेज्ड टिश्यू और ऑर्गन को क्या किया जाता है? रिस्टोर किया जाता है। अरे जो भी ये सर्जरी हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कोई चीज क्या हो गई, मान लो फ्रैक्चर हुआ था, समझ में आ रहा है? फ्रैक्चर हो गया था थोड़ा बहुत, अब वो वहां पे क्या हो गई, हड्डी बाहर निकल गई। तो उस दौरान उस हड्डी को वापस क्या करोगे? अंदर डाल के
सर्जरी करोगे, अंदर डाल उस बोन को वापस, उस हड्डी को स्किन के अंदर वापस डालने की जो ऑपरेशन किया जाएगा उसको बोलते हैं रिस्टोरेटिव सर्जरी। समझ में आ रहा है? कोई भी डैमेज्ड पार्ट या ऑर्गन, कोई भी टूटा फूटा ऑर्गन हमारे शरीर का जिसको वापस उसकी जगह पे लगाया जाता है, उसी को आप क्या बोलते हो? रिस्टोरेशन सर्जरी। समझ में आया? क्या थी? इलेक्टिव सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसमें इसकी जरूरत तो नहीं थी, बट उन्होंने कहा भाई रोज रोज के झंझट से तो ठीक है, दवाइयों से लेने से ठीक है, इस बीमारी को ही खत्म कर दो। क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है? किसी एक रोग विशेष को पता करके उसको वहां से हटाना। समझ में आ रहा है? किसी एक रोग विशेष को, मतलब एक ऑर्गन को जिसमें बीमारी है उसको हटा के, पता करके उसको हटा दो, उसी को क्या बोलते हैं? क्यूरेटिव सर्जरी। क्यों? क्योंकि आगे जाके और बीमारी वो पैदा ना कर सके, इसलिए। डायग्नोस्टिक सर्जरी के अंदर कोई भी हमारे ऑर्गन में कट लगा के उस ऑर्गन में क्या बीमारी है उसका पता करने के लिए, भाई बीमारी को हटाने के लिए नहीं, बीमारी का पता करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक सर्जरी। रिस्टोरेटिव का मतलब होता है कोई भी हमारे शरीर का अगर कोई अंग टूट गया हो, समझ में आ रहा है? टूट गया, मान लो आपके यहाँ क्या लग गया? कट लग गया बहुत भयंकर तरीके से, और आपका अंगूठा लटक गया साइड में। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन किया जाएगा, इस अंगूठे को वापस इसके साथ में जोड़ा जाएगा, उसको आप क्या बोलते हो? रिस्टोरेटिव सर्जरी। समझ में आ रहा है? वापस रिस्टोर कर रहे हैं हम लोग उसको, समझ में आया? उसको बोलते हैं रिस्टोरेटिव। करेक्टिव सर्जरी, इस प्रकार की सर्जरी के दौरान पेशेंट में मौजूद कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, अरे जन्मजात अगर उस बच्चे में कोई दिक्कत थी, उस दिक्कत को हटाने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको बोलते हैं करेक्टिव सर्जरी। मान लो किसी बच्चे में 6 अंगुलियां थी, एक अंगुली को काट दिया, अब उसका हाथ सही कर दिया ना, हमारे 5 है तो उसके भी 5 है, हमारे जैसे वो हो गया, उसको बोलते हैं करेक्टिव सर्जरी। उसके 2 सिर थे, एक सिर को काट सर्जरी के द्वारा काट दिया गया, अब एक ही बचा है, उसको बोलते हैं करेक्टिव सर्जरी। समझ में आ रहा है? कान में कोई प्रॉब्लम थी, अभी जो हम बता रहे हैं ना, जैसे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट पढ़े थे हम लोगों ने, वो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट क्या थे? वो सर्जरी थी जिसके अंदर जन्मजात थी वो बीमारियां, अब उन चीजों को क्या कर रहे हो आप? ठीक कर रहे हो। भाई क्लेफ्ट लिप है, ये तो है नहीं पूरा लिप उठा के बाहर फेंक दोगे, उसको ठीक करना है ना वापस। तो ठीक करने के दौरान कोई भी गड़बड़ हुई चीज जो जन्म से ही है उसको ठीक करने वाली सर्जरी कौन सी होती है? करेक्टिव सर्जरी। क्या होती है? कोई भी चीज जो बच्चे में जन्मजात थी तो उसको दूर करने के लिए उस भाग को वापस क्या किया जाता है? ठीक किया जाता है, उसी को बोलते हैं करेक्टिव सर्जरी। दोनों नाम दे रखे हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। इज दैट क्लियर? यहाँ पे दोनों सर्जरियों के नाम लिखे पड़े हैं कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर करना कौन सी सर्जरी कहलाता है? करेक्टिव सर्जरी। समझ में आई ये चीज? नेक्स्ट अगर यहाँ हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं एब्लेटिव सर्जरी। कौन सी बोलते हैं? एब्लेटिव सर्जरी। एब्लेटिव सर्जरी क्या होती है? डैमेज्ड टिश्यू और ऑर्गन को तो निकाल दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? एब्लेटिव सर्जरी के दौरान डैमेज्ड और जो भी खराब ऑर्गन था उसको क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है? अरे हीरो हीरोइन करवाते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। भाई आप चेहरे को सुंदर बना रहे हो, मोटा है चेहरा तो उसको पतला कर रहे हो, नाक लंबा है तो उसको छोटा करवा रहे हो, नाक मोटा है तो उसको छोटा करवा रहे हो, लिप्स बड़े हैं तो उनको छोटा करवा रहे हो, ये क्या होता है? कॉस्मेटिक सर्जरी। समझ में आ रहा है? ये क्या होती है? कॉस्मेटिक सर्जरी। किसकी की जाती है? त्वचा की और स्किन की। सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको आप क्या बोलते हो? कॉस्मेटिक सर्जरी। सौंदर्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है, उसको क्या बोला जाता है? कॉस्मेटिक सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी, ये क्या होती है? इस प्रकार की सर्जरी के दौरान रोगी के लक्षणों से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन समस्या के वास्तविक कारण का उपचार नहीं हो पाता। अरे
पैलिएटिव सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसके दौरान रोगी के लक्षण जो आ रहे थे वो तो ठीक हो गए भाई, उस बीमारी की वजह से जो लक्षण आ रहे थे वो लक्षण तो क्या हो गए, ठीक हो गए, बट जो वास्तविक प्रॉब्लम थी, कारण था, उसका क्या हो नहीं हो पाता, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। ये क्या होता है कैंसर में, समझ में आ रहा है। जो पैलिएटिव सर्जरी होती है वो किस में की जाती है, कैंसर वाले पेशेंट के अंदर। इज दैट क्लियर। तो जो कैंसर, मान लो ब्रेस्ट कैंसर है तो भाई ब्रेस्ट कैंसर को आपने वहां से ब्रेस्ट को निकाल तो दिया, बट उसके जो कारण थे ना वो कारण अभी भी मौजूद है, वो कभी आगे जाके कोई और भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। वो क्या होती है, पैलिएटिव सर्जरी। लास्ट है ऑप्शनल सर्जरी। इस प्रकार की सर्जरी वास्तविक में आवश्यकता तो नहीं है, बट अगर रोगी चाहे तो वो परफॉर्म करवा सकता है सर्जरी को। उदाहरण के तौर पर प्रसव पीड़ा, समझ में आ रहा है भाई, लेबर प्रोसेस है। अगर पेशेंट खुद चाहता है, महिला खुद चाहती है कि नहीं ऑपरेशन से मेरा बच्चा हो तब ठीक है, अदरवाइज डॉक्टर तो क्या करवा देगा, नॉर्मल लेबर भी करवा देगा। ये तो पेशेंट की इच्छा। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, पेशेंट की इच्छा पे निर्भर करता है, समझ में आया। पेशेंट की इच्छा पे निर्भर करता है कि मुझे ऑपरेशन करवाना है कि नहीं करवाना, वो क्या होता है ऑप्शनल सर्जरी। और ये किस दौरान होता है, लेबर के दौरान। समझ में आया, इज दैट क्लियर। ये क्या होती है ऑप्शनल सर्जरी। तो ये सारे इतने जो थे हमने क्या पढ़े थे, किसके बारे में पढ़े हैं, जो भी चीजें आ रही हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके द्वारा सर्जिकल टीम डिसाइड होती है, और सर्जिकल टीम कौन कौन सी कैसे कैसे होते हैं, सर्जन हो गया, असिस्टेंट सर्जन हो गया, स्क्रब नर्स हो गई, सर्कुलेटरी नर्स हो गया, एनेस्थेटिस्ट हो गया, टेक्नोलॉजिस्ट हो गए और रेजिडेंट्स वगैरह, ये सारे वहां पे सर्जिकल टीम में इंक्लूड होते हैं। इन सब का अलग अलग तो क्या होता है काम होता है, और वो सर्जरी को पूरा करने में अपना सहयोग देते रहते हैं। समझ में आया। सर्जरी कितने टाइप की हो सकती है, ये सारा हमने सर्जरी के बारे में पढ़ लिया। मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी और मतलब जो प्री प्लांट सर्जरी, प्री प्लांट सर्जरी, और इलेक्टिव, क्यूरेटिव, डायग्नोस्टिक, रिस्टोरेटिव, करेक्टिव, एब्लेटिव, कॉस्मेटिक, पैलिएटिव और ऑप्शनल सर्जरी। ये सारे क्या होते हैं सर्जरी के टाइप होते हैं। तो कोई टाइप तो पेशेंट पे निर्भर करता है, कोई डॉक्टर पे निर्भर करता है, कोई पेशेंट की कंडीशन पे निर्भर करता है, कोई पेशेंट की बीमारी का पता करने के लिए की जाती है, कोई पता करने के बाद बीमारी को हटाने के लिए की जाती है, कई सर्जरी उसके लक्षणों को कम करने के लिए की जाती है, कई बार सर्जरी ऑप्शनल भी हो सकती है, पेशेंट चाहे तो करवा सकता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर। ये सारे क्या हो गए, किसके टाइप हो गए, ऑपरेशन के टाइप, सर्जरी के टाइप। हमने जब स्टार्ट में टॉपिक स्टार्ट किया तो उसमें बोला था सर्जिकल टीम और एनेस्थीसिया। समझ में आ रहा है। तो हम एनेस्थीसिया को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।